डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कैन इंक्रीज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन मैन। पैसा का विकेंद्रीकरण एक आम आदमी की इनकम को बढ़ा सकता है। अभी हम आए हुए हैं रांची के राजभवन पास, जहां पर सहारा कर्मियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। हमारा मामला जो है सेबी में हमारा जो है सहारा इंडिया का परिवार का 24,000 करोड़ रुपया जमा है, जो अब तक जो है पिछले 9 वर्षों से उनके यहाँ पड़ा हुआ है, जिसके कारण से हम अपने सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले दिन कोविड लगातार 2 साल से जो है हम लोगों को परेशान किए हुए है। और हमारे 12 लाख परिवार के कार्यकर्ता जो हैं आज उनके सामने भूखमरी की स्थिति बन गई है। एक तो व्यवसाय नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने निवेशक का पैसा समय से नहीं लौटा पा रहे हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का जो है लेनी देनी का जो व्यवस्था था वो ख़त्म हो गई है। सब लोग रोड पे आ गए हैं और 12 लाख परिवार को अगर हम 5 ही परिवार का सदस्य मानते हैं तो पूरे 60 लाख लोगों का के सामने आज भूखमरी की स्थिति बन गई है। और सम्मानित जमाकर्ताओं के द्वारा उन्हें काफ़ी प्रताड़ना सहना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, और जिससे जान माल की भी क्षति होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में हम लोग राष्ट्रव्यापी सेबी के प्रति आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द लौटा दें, ताकि हम समय से अपने सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान करा सकें और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके पुनः अपने कार्यों में संलिप्त करा सकें। सेंट्रलाइज को सर, इस प्रजातांत्रिक देश में एक व्यवस्था बनाई गई थी, नियामक जैसे रिजर्व बैंक हैं, सेबी है, तो इनका उद्देश्य बनाने के पीछे ये था कि ये जमाकर्ता के धन जो कलेक्शन करते हैं, संचित करते हैं, उनके संरक्षक हैं। लेकिन 1978 से सहारा इंडिया परिवार 2014 तक विगत 37 वर्षों तक जमाकर्ता को पूर्ण संतुष्ट करते हुए 14 लाख कार्यकर्ताओं को इस भारतवर्ष में रोजगार दिया और किसी भी जमाकर्ता को कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि सहारा इंडिया परिवार ने ऐसे लोगों को जमाकर्ता बनाया जो कभी जीवन में जमाकर्ता के रूप में उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। बैंक, पोस्ट ऑफिस उनको कोई वैल्यू नहीं देता था। सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता उनके घर जाकर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये लेकर के एक उनके व्यवसाय को बढ़ाया, उनका जीवन स्तर को बनाया और साथ ही साथ उनको एक निवेश करने की नीति सिखाया। और आज लगातार 2014 के पहले किसी भी जमाकर्ता को सहारा इंडिया परिवार से कोई शिकायत नहीं थी। और इसके साथ ही 14 लाख कार्यकर्ता का परिवार का भरण पोषण होता था। वैसे कार्यकर्ता जिनके पास न कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, ना वो अपने लिए कोई व्यवसाय खड़ा कर सकते थे, और ऐसे लोगों को सहारा इंडिया परिवार ने और परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री महोदय ने एक सामूहिक भौतिकवाद सिद्धांत के तहत उनको एक बेहतर जीवन जीने का एक प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन हमारे एक नियामक जो जमाकर्ता के संरक्षक हैं, उन्हें संदेह हो गया कि ए रियल एस्टेट ऑफ हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में 3 करोड़ 2 लाख जमाकर्ता फर्जी हैं, यानी ये जमाकर्ता है नहीं और ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय में अपनी बात को रखा। सहारा इंडिया परिवार का शुरू से ये बात का विरोध रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमको अपनी पूरी बात रखने की मौका नहीं दी गई। इसके बावजूद 31 अगस्त 2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया कि आप 3 महीने के अंदर 3 करोड़ 2 लाख जमाकर्ता का पूर्ण दस्तावेज और 24,000 करोड़ रुपया दे दीजिए। उसके तहत सहारा इंडिया परिवार ने 3 महीने में 122 ट्रक में भर करके 3 करोड़ जमाकर्ता का पूर्ण दस्तावेज और उन्हें 5,120 करोड़ रुपया दे दिया। अब संस्था का कहना था, सहारा इंडिया का कहना था कि ये 19,700 करोड़ रुपए हमने आपका रियल एस्टेट ऑफ हाउसिंग से जमाकर्ता भुगतान लेकर के चला गया, यानी दूसरे स्कीम में जाए या ले गए वो यहाँ से बाकी 5,120 करोड़ रुपया जो है, यह रकम हमारे जमाकर्ता का है, इन्हें चिन्हित करके आप भुगतान कीजिए। और इसके बाद 2012 से आज 2021 बीत गया और इसमें आज तक न्याय नहीं मिली। आज की वर्तमान स्थिति है कि 24,000 करोड़
सेवी सहारा स्क्रैच खाते में सहारा इंडिया परिवार का जमा है और जमाकर्ता आज अपने इस लॉकडाउन के बाद इतनी बुरी हालत है कि एक जमाकर्ता आज शादी विवाह नहीं कर पा रहा है। आज वो बीमारी में उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वजह है कि आज हमारा 24,000 करोड़ वहाँ जमा है। इसके साथ ही हमारे साथ और तरह की परेशानी है, प्लस बीच बीच में उनके द्वारा सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में उनके द्वारा जो गलत खबरें दी जाती हैं, जमाकर्ता के अंदर गड़बड़ाहट है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया है कि न्याय भी अगर देर से हो तो वह अन्याय हो जाता है। तो आज इस प्रदर्शन और धरना के माध्यम से हम से भी साथ ही हमारे राष्ट्र, देश के और राज्य के जो सरकार हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर आपके बनाए गए नियम पर सहारा इंडिया परिवार 37 वर्षों से जमाकर्ता को सेवा दिया, उनकी धन की सुरक्षा किया और 14 लाख लोगों को रोजगार दिया। आखिर ये जमाकर्ता और एक कार्यकर्ता का कसूर क्या है जो आज कर्ता भूखमरी के कगार पर है? जमाकर्ता जो उस कार्यकर्ता को सम्मान देता था, आज उसके साथ वो उलझ करके उसकी जान लेने पर उतावला है। आखिर ये जमाकर्ता और कार्यकर्ता का कसूर क्या है? इस बात के लिए हम लोग आज उन्हें एक निवेदन पत्र भी देने आए हैं कि इसे अविलंब आप जो अगर हमारी क्या कसूर है उसको बताइए, इसको निर्णय कीजिए और सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कीजिए। जो कार्यकर्ता हमारे काम करने के लिए आज 20 बरस, 25 बरस, 32 बरस तक से जो लगे हुए हैं, उनके पास अब कोई काम की शैली नहीं है, तो क्या उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ दें? क्या वो लोग आत्महत्या करें? इस बात के लिए उन्हें निवेदन करने आए हैं कि इसे अविलंब समाप्त किया जाए। इस लड़ाई को एक आप समाप्ति करके एक नया रास्ता दें, अन्यथा अभी तो ये 500 लोग हैं, आपके परमिशन से 500 आए हैं, लेकिन कल इसी झारखंड के धरती पर एक कार्यकर्ता और जमाकर्ता के परिवार सहित 50,000 लोग आएंगे। अगर आपको लगता है कि एक गुनाहगार है, एक सम्मानित जमाकर्ता सहारा इंडिया में जमा करके गुनाह किया है, अगर ये आप समझते हैं कि कार्यकर्ता एक काम करके गुनाह किया है, तो सबको आप सामूहिक दंड दे दीजिए, लेकिन आप इसकी निर्णय अविलंब दीजिए, नहीं तो अब ये सीमा पार कर चुका है। इसी बात के लिए निवेदन करने एक शांतिपूर्ण धारणा के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कैन इंक्रीज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन मैन। पैसा का विकेंद्रीकरण एक आम आदमी की इनकम को बढ़ा सकता है। मैंने इनसे सवाल किया है, हालांकि ये चीज़ ये ऑलरेडी कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। डिसेंट्रलाइज होता है पैसा का विकेंद्रीकरण, जो इन्होंने किया है। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि हम बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, घर परिवार चलता है, उससे ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पैसा का विकेंद्रीकरण। पैसा बढ़ता है, इससे आम आदमी का इनकम बढ़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज इकोनॉमी। सेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है? सेंट्रलाइज इकोनॉमी ये है कि अभी ये जो लोग तड़प रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग गुस्सा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज इकोनॉमी के खिलाफ भी धरना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं है इस इकोनॉमी को सेंट्रलाइज कर रही है, जिसके चलते एक आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, जिस कारण से इन लोगों का गुस्सा फूट गया है। अभी ये 500 लोग आए हैं धरना देने के लिए। आने वाले समय में इन लोगों का कहना है कि हम 50,000 की संख्या में आके धरना देंगे, और उसके बाद जो आपको करना होगा आप कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।